बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं में प्रश्नावली 3.2 के अंतर्गत देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। दो उदाहरण हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। पहले उनको देखेंगे। एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। अगर हमको परीक्षा में पूरे नंबर चाहिए तो प्रश्न को हमको बहुत ही विधि विधान से करना चाहिए। सबसे पहले उसने बोला है कि एक दुकान में 2 पेंसिल, तो पहले हम एक पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं। तो हमने यहाँ लिखा माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तथा दूसरी वस्तु है रबड़। तो मान लेंगे एक रबड़ का मूल्य y रुपए है। इस प्रकार हमने एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य मान लिया। फिर उसने बोला है कि 2 पेंसिल, तो एक का x है तो 2 का हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से हम लिखेंगे 2 पेंसिल, तो यहाँ हो गया 2x। उसके बाद 3 रबड़, तो यहाँ लिख देंगे हम 3y। और इन दोनों की कुल कीमत मिलाकर वो बोल रहा है कि 9 रुपए है, तो हम लिख देंगे बराबर में 9। ये हमारा पहला समीकरण बना। इसी प्रकार हम देखेंगे 4 पेंसिल, तो यहाँ हम लिखेंगे 4x। उसके बाद हम इसमें जोड़ेंगे 6 रबड़, तो यहाँ लिख देंगे हम 6y। और इन दोनों को जोड़ने पर कुल मिलाकर आ रहा है 18 रुपए, तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 2। ये हो गया 18 के साथ हमारा समीकरण नंबर 2। हम देखेंगे कि हमारे 2 समीकरण यहाँ बन गए हैं। 2 समीकरण बनाने के बाद में इन समीकरणों को हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम देखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में न तो x के पास कोई अकेला है, न y के पास कोई अकेला है। लेकिन ऊपर वाला समीकरण नीचे वाले समीकरण से छोटी छोटी संख्याओं से बना हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 को उतारेंगे, 2x धन 3y बराबर 9। यहां से हमको x का मान निकालना है, तो हम x को अकेला करेंगे। तो पहले लिखेंगे 2x बराबर 9, और ये 3y को बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो ये पार्टी बदलेगा, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। धन का है तो ये ऋण का हो जाएगा। अभी भी हमारे पास x अकेला नहीं हुआ है, x के साथ में 2 है, तो हम x को अकेला करेंगे। तो यहाँ जैसा पहले आ गया उसको उतारने के बाद जो x के साथ में है उसको इसके बटे में लिख देंगे। इस प्रकार हमारे पास x का एक मान आया, x बराबर y ऋण 3y बटे 2। अब हम देखेंगे कि हमने x का जो मान है वो समीकरण 1 से निकाला है, तो इसको हमको समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 को एक बार लिख देंगे, 4x धन 6y बराबर 18। 4 का 4 रहेगा, जहां x है x का मान रख देंगे हम 9 ऋण 3y बटे में 2 कोष्टक बंद धन 6y और बराबर से हो जाएगा 18। हम देखेंगे कि ये 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 दूनो 4 हो जाएगा। 2 बार ये कट गया। इस 2 का इस कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे, तो 2 का 9 में गुणा करेंगे, 9 दूनो 18 हो जाएगा। और 2 का 3y में गुणा करेंगे तो ये 6y हो जाएगा। फिर धन 6y हो गया, बराबर हो गया हमारे पास 18। अब ये जो 6y है ये 6y ऋण का है और ये 6y धन का है। हमारे पास कुल मिलाकर 18 बराबर 18 आ गया। न तो हम x का मान निकाल पाए न y का मान निकाल पाए। इस प्रकार की कंडीशन अगर बनती है तो मैंने ये कुछ कथन लिख कर रखे हैं पहले से कि लिखने में हमारा समय खराब नहीं हो, इसलिए मैं आपको इसमें क्या लिखना है वो समझा देता हूँ। आपको लिखना है यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य है। ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप इतना लिख दीजिए, यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य है। यह स्थिति इसलिए बनी क्योंकि दोनों दिए गए समीकरण एक ही है। देखिए 2x धन 3y बराबर 9,
अगर ऊपर वाले समीकरण में 2 का दोनों पक्षों में गुणा कर दिया, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, और यहाँ इसका डबल हो जाएगा, 9 दूनी 18। देखा जाए तो समीकरण दोनों एक ही है, इसलिए लिखा है कि यह स्थिति इसलिए बनी क्योंकि दोनों दिए गए समीकरण एक ही है। हम एक पेंसिल तथा एक रबड़ का अद्वितीय मूल्य ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आपको इतना लिखना है क्योंकि प्रश्न में उसने पूछा है कि प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। हम लिख देंगे कि हम एक पेंसिल तथा एक रबड़ का अद्वितीय का मतलब कि कोई फिक्स कीमत इसकी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इतना अगर आप लिख देते हो और इतना हल कर देते हो इस प्रश्न को, तो फिर आपको पूरे पूरे नंबर अवश्य ही मिल जाएंगे। इस प्रकार हम देखते हैं अगला उदाहरण, एक उदाहरण नंबर 7 दिया हुआ है। 2 रेल पटरियों के समीकरण दिए हुए हैं और समीकरण देने के बाद में ये बताया है कि क्या रेल पटरियां एक दूसरे को कभी काटेगी। तो हम इन समीकरणों को लिखते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी प्रश्न हल करने से पहले लिखना है हल। अब लिखेंगे हम समीकरण पहला। इस सवाल में हमको समीकरण बनाना पड़ा, इस सवाल में हमको समीकरण पहले से दे रखे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे x धन 2y ऋण 4 बराबर से 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण दिया है 2x धन 4y ऋण 12 बराबर से 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। हम इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं सबसे पहले समीकरण 1 में x अकेला दिख रहा है, तो हम समीकरण 1 से ही लिखेंगे। तो हमने लिखा समीकरण 1 से। आप ऐसा भी कर सकते हो, प्रत्येक सवाल में समीकरण 1 से ही ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हो सकता है हर सवाल में अगर अलग अलग आप मानोगे तो आपको दिमाग में कंफ्यूजन आ जाए। आप हमेशा समीकरण 1 से लिखिए, समीकरण 1 को पूरा उतार लेंगे। x को हमको अकेला करना है, तो हम लिखेंगे x बराबर, ये 4 और 2y दोनों उधर जाएंगे तो दोनों के चिन्ह बदलेंगे, क्योंकि कोई भी अगर बराबर के उधर संख्या आती है जाती है तो उनके चिन्ह आपस में बदलना पड़ता है। तो ये धन का 2y है, ऋण का 2y हो जाएगा, और 4 ऋण का है वो धन का हो जाएगा। धन की संख्या को हम आगे लिख लेते हैं और 2y को ऋण लगाकर पीछे लिख देते हैं। ये इस प्रकार से हमारे पास एक x का मान आ गया है। अब ये हमको ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि हमने अगर समीकरण 1 से मान निकाला है तो उसको समीकरण 2 में रखना होता है। अब यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से का मतलब पहले हम समीकरण 2 को एक बार उतार लें। ऋण 12 बराबर 0। हम देखेंगे कि 2 तो 2 रहेगा, और जहां पर x आ गया, x की जगह x का मान रख देंगे 4 ऋण 2y। उसके बाद बचा हुआ प्रश्न हमारा वैसा का समीकरण वैसा का वैसे ही हम उतारेंगे। इस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 का 4 में गुणा करने से 8 हो जाएगा, 2 का 2y में गुणा करने से हो जाएगा 4y, और ये 4y ऋण 12 वैसा का वैसा ही है। अब देखेंगे कि ये 4y धन का है और 4y ऋण का है, आपस में घटेंगे 0 हो जाएंगे। यहाँ हमारे पास बचेगा, इधर आएगा हमारे पास 8 और इधर आएगा हमारे पास ऋण 12, बराबर हो जाएगा 0। अब 12 में से हम अलग अलग चिन्ह होने के कारण को घटाना पड़ेगा, तो 12 में से 8 घटाएंगे 4 बचेगा और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लग जाएगा। इस प्रकार हमारे पास आ गया ऋण 4 बराबर 0। देखा जाए तो ऋण 4 और 0 आपस में बराबर नहीं होते हैं, इसलिए मैंने इसके उत्तर में क्या लिखना है पहले से लिख के रखा है कि हमारा वीडियो लंबा ना हो, जो कि एक असत्य कथन है। क्योंकि देखिए ऋण 4 और 0 जो है वो आपस में बराबर नहीं होते हैं। दिए गए समीकरणों का कोई सार्वहल का मतलब उभयनिष्ठ हल नहीं है, इसलिए दोनों पटरियां एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। हमने सतत असतत वाले सवालों में या प्रतिच्छेद करेगी भी 2 रेखाएं या नहीं करेगी, संगत हल होगा असंगत हल होगा, या हमने रेखाएं समांतर होगी या संपाती होगी, उसमें उस कंडीशन में भी हमने देखा था कि अगर इस टाइप से कंडीशन बनती है कि A1 का मान जो है वो 1 है, B1 का मान जो है वो 2 है, और C1 का मान जो है वो ऋण 4 है, और A2 का मान 2 है, B2 का मान 4 है, और C2 का मान ऋण 12 है। तो हम देखते थे कि 1/2 बराबर 2/4 बराबर ऋण 4 ऋण 12। हम देखेंगे ये 1/2 है, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी 1/2 है, लेकिन ये ऋण से ऋण कटेगा, 4 एकम 4 और 4 तिया 12 आएगा, ये 1/3 है। तो हम देखेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन ये नहीं है। तो ये कंडीशन इस प्रकार की बन गई, A1 और A2, A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर है, लेकिन B1/B2 जो है वो C1/C2 के बराबर नहीं है।
ऐसी स्थिति में हम लिखते थे कि कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा का मतलब ये है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी। तो इसमें आप देख रहे होंगे लिखा है दोनों पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेगी। इस प्रकार आपको केवल इतना उत्तर लिखना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। बाकी दो समीकरण दिए हैं, इनको इस प्रकार से आप हल कर लेंगे और इतना आपको उत्तर लिखना है, पूरे पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। हम देखेंगे अगले प्रश्न जो प्रश्नावली में दिए हुए हैं 3.2 प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। पहला हमको सवाल दिया हुआ है x धन y बराबर 14 और x ऋण y बराबर 4। बहुत ही सरल सवाल है, परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहले हमको कोई भी प्रश्न हल करना है, हम लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद में दिए गए दोनों समीकरणों को हम 2 नंबर दे देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। हम देखेंगे कि समीकरण 1 और 2 दोनों में x और y अकेले अकेले दिए हैं, इसलिए हम किसी भी समीकरण से मान निकाल सकते हैं। लेकिन हम हर प्रश्न में प्रयास करेंगे कि हम समीकरण 1 से ही करें। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 को हम नीचे उतारेंगे। x धन y बराबर से है 14। x का मान निकालना है तो हम x को अकेला करेंगे, बराबर के उस साइड का 14 वैसा का वैसे रहेगा, और y का पक्षांतर करके बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो y हमारा ऋण का हो जाएगा। इस प्रकार हमने x का मान निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने समीकरण 1 से निकाला है, समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 से। तो हम समीकरण 2 को एक बार उतारेंगे, x ऋण y बराबर 4। हम देखेंगे x के स्थान पर ये लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे 14 ऋण y, ये 14 ऋण y x की जगह आ गया, ऋण y ये समीकरण 2 का, और बराबर 4। इतना हिस्सा जो है वो ऋण y बराबर 4 ये समीकरण 2 का ही हिस्सा है, और ये जो x है उसकी जगह 14 ऋण y लिख रखा है। अब हम देखेंगे कि y अपने जो जैसी संख्या है, एक जैसी चर और अचर संख्याओं में, तो जो चर राशि है y उन दोनों को एक साइड रखेंगे और जो अचर राशि है उनको एक तरफ कर देंगे, मतलब इनका पक्षांतर कर देंगे। तो ऋण y में ऋण y जुड़ेगा तो ऋण 2y हो जाएगा, ये 4 वैसा ही, और बराबर के उधर 14 जाएगा तो ये ऋण का हो जाएगा। हम देखेंगे कि ऋण 2y बराबर ऋण 14 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास ऋण का 10 बचेगा। कई बार क्या है, गलती हो जाती है कि हम 14 में से 4 घटाकर 10 लिख देते हैं। हमको इतना याद रखना है कि अगर अलग अलग चिन्हों की संख्या दिख जाए, या एक संख्या के आगे ऋण लगा हो और एक के आगे नहीं लगा हुआ हो, इसका मतलब हम समझ जाए कि अलग अलग चिन्हों की संख्या है, तो हमको घटाना होता है। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है और बड़ी संख्या के सामने का हम चिन्ह लगाते हैं। ऐसा भी इसको याद रख सकते हैं। इसको हम ऐसा भी याद रख सकते हैं कि 14 रुपए का हमारे ऊपर कर्जा है, ऋण मतलब कर्जा, और 4 रुपए हमारी जेब में है। जब हम कर्जदार को 14 रुपए में से 4 रुपए दे देंगे तो हमारे पास 10 रुपए का कर्जा और बचेगा, तो हम यहाँ ऋण लगाना पड़ेगा। इस ऋण से ऋण कट जाएगा, y बराबर आपका आ जाएगा 10, और बटे में लिख देंगे हम 2। जो यहाँ गुणित में होता है वो इधर भाग में आ जाएगा। अब आपका 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, y की वैल्यू आपके पास आ गई 5। अब इसको हम हर सवाल में एक ही प्रकार से कीजिए। ये जो y बराबर 5 आया है इसको उठाकर हम यहाँ रख देंगे, चाहे तो हम इसको समीकरण 3 भी मान सकते हैं, और यहाँ हम लिखें समीकरण 3 से। समीकरण 3 जो हम x का मान निकाल रहे हैं उसको हर सवाल में समीकरण 3 मान लें हम, और यहाँ पर हम लिखें समीकरण 3 को x बराबर 14 ऋण y। तो x बराबर आपका आएगा 14, ऋण y का मान जो आपका आया है वो है 5। तो x बराबर हो जाएगा 14 में से 5 कम करेंगे तो बचेगा यहाँ 9। तो आपके पास 2 मान आ गए हैं, एक x का मान 9 आ गया है और y का मान आपका 5 आ गया है। इस प्रकार हम प्रत्येक प्रश्न को हल कर सकते हैं और इसकी जांच भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, परीक्षा में उत्तरमाला तो रहेगी नहीं, तो हम इसकी जांच कैसे करें कि हमने जो किया है वो सही है कि नहीं। तो दिए गए दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण में हम, जैसे हमको लगा कि हम समीकरण 1 से हमको जांच करना है, रफ में हम करके देख सकते हैं कि पहले नंबर पर लिखा है x और x का मान आया है हमारे पास 9, तो हम यहाँ लिख देंगे 9। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, फिर उसके बाद है y का मान हमारा आया है 5, और बराबर के उधर लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पर 14। हम देखेंगे कि 9 और 5 को जोड़ने पर भी 14 आ रहा है और यहाँ पर भी 14 आ रहा है। दोनों साइड हमारी संतुष्ट हो गई है। इसका मतलब हमने जो प्रश्न करा है और जो उत्तर हमारे आए हैं
वो दोनों सही है। ऐसा भी कर सकते हैं हम कि समीकरण हमारा मन करे हम तो दो में चेक करेंगे, दो में सही है कि नहीं। तो हम देखेंगे कि x की जगह हम लिखेंगे 9, ऋण लगाएंगे, और y की जगह लिखेंगे 5, बराबर के उधर लिखा हुआ है 4। हम घटाएंगे, 9 में से 5 गई तो 4 बचेगा, इधर भी 4 है। इसका मतलब हमारा ये समीकरण भी संतुष्ट हो रहा है। तो जो प्रश्न हमने हल करा है वो एकदम सही करा है। इस प्रकार से, क्योंकि क्या है, हड़बड़ाहट में कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, लेकिन अगर हम एक बार मान रख के चेक कर लेंगे तो फिर वो हमारा जो 4 नंबर 3 नंबर जो आना है वो पूरे पूरे आ जाएंगे। हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 में हम देखेंगे कि हमारे पास दो समीकरण तो दिए हुए हैं, दो समीकरण आपको दिख रहे हैं। इन दोनों समीकरणों को हम कई कई बार क्या है कि इसको तिर्यक गुणा करके फिर हल करते हैं, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि इसको बिना तिर्यक गुणा करके हल करने का प्रयास करते हैं। हम देखेंगे कि s ऋण t बराबर 3 दिया है, यहाँ लिखेंगे हल। हर बार हम समीकरण 1 से ही कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 को उतारेंगे, s ऋण t बराबर से 3। हम देखेंगे कि s का, हम हर बार x का मान निकालते हैं, यहाँ s का मान निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे s बराबर 3, पहले इनको दोनों को लिख लेंगे, और इसका हम करते हैं पक्षांतर। तो ये ऋण का t है, उधर जाकर हो जाएगा धन का t। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। अब हमने समीकरण 3 को समीकरण 1 से बनाया है, तो हम इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो हमको यहाँ लिखना होगा समीकरण 2 से। समीकरण 2 से तो हम समीकरण 2 को उतारेंगे, s बटे टी धन s बटे 3 धन t बटे 2 बराबर 6। s की जगह हम s का मान रख देंगे, तो हमने लिखा s का जो मान आया 3 धन t बटे में ये 3 धन t बटे 2 बराबर 6। अब हम देखेंगे कि इसका इन दोनों में गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करना है, और नीचे का नीचे गुणा करना है। इसको त्रियक गुणा करना बोलते हैं। हर अलग अलग है, तो इस प्रकार हम जोड़ सकते हैं। तो 2 का गुणा 3 में होगा, 2 तिया 6। 2 का गुणा t में होगा तो हो जाएगा 2t धन 3 का गुणा t में हो जाएगा तो 3t, और बटे में आपस में गुणा हो जाएगा, 2 तिया 6 बराबर हमारा 6। एक बार फिर से देखेंगे, 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 तिया 6, धन लगाएंगे, 2 का t में करेंगे हो जाएगा 2t, फिर धन लगाएंगे, फिर 3 का t में गुणा करेंगे हो जाएगा 3t, बटे की लाइन खींचेंगे, 2 का गुणा 3 में कर देंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा। बराबर की संख्या वैसी की वैसी चल रही, हमने कुछ नहीं किया। अब हम देखेंगे कि 6 का तो 6 है, क्योंकि इसकी जैसी संख्या यहाँ पर है ही नहीं, और t के साथ में जो संख्या लिखी हुई उनको आपस में जोड़ देंगे। तो 2 और 3 हो जाएगा आपका 5t, और बराबर के उधर 6 लिखा हुआ है, और बटे वाली संख्या को उधर लेकर जाएंगे तो इनका गुना हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 6 धन 5t बराबर 6 6 36। अब इस 6 का उधर पक्षांतर करेंगे तो हम देखेंगे कि 5t बराबर 36, और ये 6 जाएगा उधर तो हो जाएगा ऋण का। तो हम देखेंगे कि 5t बराबर 36 में से 6 गई, आपका बचेगा 30। अब इस 5 को हमको हटाना है, 5 इसके गुणा में लिखा हुआ है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे t बराबर 30 बटे 5। हम देखेंगे 5 एकम 5, और 5 के पहाड़े में 6 बार में आता है 30, तो यहाँ हो जाएगा हमारा t बराबर 6। अब हमने पिछले सवाल में देखा कि हम समीकरण 3 में जो भी हमको यहाँ मान प्राप्त होता है उसको रखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 से समीकरण 3 को उतारेंगे हम। समीकरण 3 में हम लिखा s बराबर 3 धन t। तो हम देखेंगे s बराबर 3 रहेगा, और t का मान हमारा 6 है, तो s बराबर हमारा हो जाएगा 9। इस प्रकार हमारे पास t का मान भी आ गया और s का मान भी आ गया। इस प्रकार हम प्रत्येक प्रश्न का हल निकाल सकते हैं। हम इसकी भी जांच करके देख लेते हैं कि हमने जो उत्तर प्राप्त करा है वो सही है कि नहीं। साधारण समीकरण जो दिया हुआ है उसी से हम प्राप्त कर लेते हैं समीकरण 1 से। s ऋण t बराबर से 3, s का जो मान है वो है 9, और t का जो मान है वो है 6। हम देखेंगे कि बराबर के उधर 3 लिखा है, और 9 में से 6 घटाएंगे तब भी 3 ही आएगा। इस प्रकार हमारा जो उत्तर आया है वो एकदम परफेक्ट है। तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि कैसे हमको प्रतिस्थापन विधि से प्रश्नों को हल करना है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में हम देखेंगे कि 3x ऋण y बराबर से 3 दिया हुआ है।
और 3x ऋण 3y बराबर से 9 दिया हुआ है। तो हम देखेंगे इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हम लिखेंगे यहाँ 3x, समीकरण 1 से लिख देते हैं। समीकरण 1 से हमने लिखा 3x ऋण y बराबर 3। अब हम थोड़ा सा हमको दिमाग ये लगाना है कि जहां पर x और y में से जो भी अकेला हो, वहां पर x अकेला था, हमने हर बार x का मान निकाला। यहाँ y अकेला है तो हम यहाँ y का मान निकाल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं, हम x का मान भी निकाल देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम y का मान निकालेंगे तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम यहाँ समीकरण 1 से देखते हैं कि हमने लिखा कि 3x ऋण y बराबर 3। अब यहाँ से हम y को अकेला कर लेते हैं। तो y को अकेला करेंगे तो ऐसा होगा हमारा समीकरण, 3x का पक्षांतर करना पड़ेगा और ये हो जाएगा ऋण का। अब हम देखेंगे कि इस y में ऋण चिन्ह लगा हुआ है, तो हमको ये ऋण चिन्ह हटाना है, तो इधर के दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये हो जाएगा y बराबर 3x जो ऋण का है वो हो जाएगा धन का, और जो 3 धन का है वो हो जाएगा ऋण का। संख्याएं आगे पीछे हो जाएगी और चिन्ह बदल जाएंगे। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण 3 को यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 डाल देते हैं। इस समीकरण 3 को हमने समीकरण 1 से बनाया है, तो हम इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। हमने समीकरण 2 लिखा 9x ऋण 3y बराबर 9। हम देखेंगे कि 9x तो वैसा का वैसी रहेगा, 3 वैसा का वैसी रहेगा, और हमने y की जगह y का मान रखा। हमने रखा 3x ऋण 3 बराबर में हमारे पास है 9। तो यहाँ लिखेंगे 9x, इस 3 का अंदर गुना होगा और साथ में ऋण चिन्ह का भी होगा, तो ये ऋण चिन्ह क्या करेगा, इनके चिन्हों को बदल देगा और इस 3 का आपस में गुना हो जाएगा। तो ये ऋण की संख्या है, ये धन की है, धन की होने के कारण ये ऋण की हो जाएगी। 3 तिया हो जाएगा 9x और ये ऋण का चिन्ह हो जाएगा धन का, 3 तिया 9 बराबर 9। अब यहाँ भी 9x से 9x घट जाएगा तो 0 बचेगा। अब यहाँ दोनों तरफ की संख्याएं जो है वो बराबर हो गई है, और हम क्या लिख देंगे, यह x के सभी मानों के लिए सत्य है। आपको केवल उत्तर में इतना लिखना है, उत्तर में आपको लिखना है यह x के सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए सत्य है। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको करके दिखाता हूं। हमने इन दोनों समीकरणों में मान निकाला। a1 बराबर हमारे पास आया 3, b1 बराबर आया ऋण 1 और c1 बराबर आएगा ऋण 3। हम इसको बराबर के उधर ले जाते हैं। a2 बराबर आएगा हमारा 9, b2 बराबर आएगा हमारा ऋण 3 और c2 बराबर आएगा हमारा ऋण 9। हम देखेंगे a1 बटे a2 मतलब 3 बटे 9, यहाँ ऋण 1 बटे ऋण 3 और यहाँ रखेंगे ऋण 3 बटे ऋण 9। हम देखेंगे ऋण से ऋण कट जाएगा। यहाँ 3 एकम 3, 3 तिया 9 मतलब ये आया है 1 बटे 3। ये हमारा पहले से 1 बटे 3 है। ये 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये भी हमारा आ गया 1 बटे 3। ऐसा जब भी स्थिति ऐसी बनती है तो हम लिखते हैं अंततः अनेक हल होंगे। ये स्थिति तब बनती है अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे का मतलब ये है कि हम जब ग्राफ पेपर पर 2 रेखाओं के समीकरण लेते हैं तो क्या होता है, अनेक हल तब होते हैं जब एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा गुजर जाए। मतलब रेखाएं कैसी हो, समपाती हो। रेखाएं समपाती हो। रेखाएं समपाती हो का मतलब ये होता है कि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर से गुजर रही है, मतलब उसको अनेक बिंदुओं पर काट रही है, मतलब उसके अनेक हल हो जाएंगे। तो हम देखेंगे कि x के जितने भी हल होंगे वो सभी y के लिए मान्य होंगे। तो हम देख लेते हैं कि यह x के सभी मानों के लिए सत्य है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको इतना एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको इतना हल करने के बाद एक लाइन लिख देंगे यह x के सभी मानों के लिए सत्य है, तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप इसमें और लिखना चाहें तो आप इतना और एक्सप्लेन कर देंगे, तो सामने वाला जो चेक करने वाला है वो ये भी समझ जाएगा कि बच्चे को इसके अलावा भी ये बात पता थी कि यहाँ के बाद में ये स्थिति क्यों बनी है, उसने ये समझा भी दिया है, तो और उनको नंबर देने में आसानी हो जाएगी।
क्योंकि क्या है, जो टॉपर बच्चे हैं वो कुछ एक्स्ट्रा करते हैं तभी उनके नंबर एक्स्ट्रा आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 को हम देखेंगे कि एक दशमलव वाला सवाल दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये दशमलव वाला सवाल जो है उसमें प्रत्येक अंक दशमलव के बाद में एक ही अंक दिया हुआ है। प्रत्येक दशमलव के बाद में एक ही अंक है। तो क्या है, इनके सबके बटे में 10-10 लगाकर हम दशमलव को हटा सकते हैं। और जब दशमलव इनके हट जाएंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि इनके बटे में जो 10-10 है वो सभी में एक जैसा है, इसलिए वो आपस में कट जाएंगे। लेकिन मैं इसको फिर भी आपको करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हटेंगे। हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2x 3y बराबर 13, 4x 5y बराबर 23। लेकिन इसको कैसे करेंगे वो आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे 2x बटे में दशमलव का 1 और एक अंक है तो एक जीरो। उसके बाद लिखेंगे 3y दशमलव का 1 और एक अंक है तो उसका एक जीरो बराबर, यहाँ लिखेंगे 13 दशमलव का 1 और दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो लग जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम 4x दशमलव का 1, एक अंक है तो यहाँ लिखेंगे एक जीरो। ये जैसा ऊपर हुआ है वैसा का वैसा नीचे भी हो जाएगा, क्योंकि सभी के एक ही अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। अब हम देखेंगे इनको हटाएंगे कैसे। एक स्टेप में आगे लिख रहा हूं इधर कि इन दोनों के बटे में 10 लिखा हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे 2x धन 3y बटे 10 बराबर 13 बटे 10। अब इसके बटे वाला 10 ऊपर चला जाएगा, गुना हो जाएगा, तो ये 10 से ये वाला 10 कट जाएगा, तो हम इसको यहीं पर काट देते हैं। तो आपका समीकरण बन गया 2x धन 3y बराबर 13। इसका भी ऐसे ही होगा, 4x धन 5y बटे में 10 बराबर 23 बटे 10। इसका 10 भी ऊपर जाएगा, कटेगा, तो ये समीकरण बन जाएगा हमारा, दो समीकरण हमारे पास हो गए। 2x धन 3y बराबर 13, ये हो गया समीकरण नंबर 1। और हो जाएगा 4x धन 5y बराबर 23, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम देखेंगे इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ से हम 2x का मान निकाल कर भी रख सकते हैं और x का मान निकाल कर भी रख सकते हैं। तो हम जैसे जनरली समीकरण 1 से निकालते हैं वैसे ही हम लिखते हैं समीकरण 1 से। हम देखेंगे कि समीकरण 1 से हम किस प्रकार से मान निकालेंगे। सबसे पहले हमने समीकरण 1 को उतारा, 2x धन 3y बराबर 13। सबसे पहले हम 2x को अलग कर लेंगे, बराबर के बाद का 13, और ये 3y का होगा पक्षांतर, तो ये हो जाएगा ऋण का। हम देखेंगे 2x बराबर, सॉरी, x का मान निकालना है, तो हम लिखेंगे x बराबर 13 ऋण 3y, और जो x के साइड में 2 लिखा हुआ है वो आ जाएगा बटे में। इस प्रकार हमारे पास x का मान आ गया और वो आ गया 13 ऋण 3y बटे 2। इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। इस समीकरण 3 को हमने बनाया है समीकरण 1 से, तो हमको इसका मान समीकरण 2 में रखना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 को हम एक बार उतार लेंगे, 4x धन 5y बराबर 23। तो हम देखेंगे कि 4 का तो 4 रहेगा और जो x है उसकी जगह ये x का मान रख देंगे हम। तो हम लिखेंगे 13 ऋण 3y बटे में 2, बाकी का हम वैसा का वैसा ही उतार देंगे, 5y बराबर 23। देखेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, बाकी कुछ नहीं है। इस 2 का हम अंदर गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा हमने 13 में करा तो आ गया 26, 2 का गुणा हमने 3 में करा तो आ गया 6y, उसके बाद धन 5y और बराबर 23 वैसा का वैसा। हम देखेंगे कि ऋण के 6y में से 5y घटेगा तो ऋण का y बचेगा। इधर हम लिखेंगे 23 और ये 26 को उधर पक्षांतर करके ले जाएंगे तो हो जाएगा ऋण का। तो हमने देखा कि ऋण y बराबर हमारे पास बचेगा ऋण 3। ऋण 26 में से 23 घटेगा, ऋण का 3 बचेगा। ऋण से ऋण कटेगा तो हम देखेंगे कि y का मान हमारे पास आ गया 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में वापस रखेंगे जैसे हम अब तक रखते आए हैं। तो यह लिखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 को हम देखेंगे, x बराबर 13 ऋण 3y बटे 2। यह लिखेंगे x बराबर 13 ऋण 3 गुणा y की जगह हम रख देंगे 3, तो यहाँ रखा हमने 3 और बटे में है 2। तो x बराबर आएगा आपका 13
ऋण 3 तिया 9 और बटे में चल रहा है 2। तो हम देखेंगे x बराबर 13 में से 9 जाएगी तो बचेगा 4, बटे में चल रहा है 2। 2 के पहाड़े में एक बार में 2 आता है और 2 बार में 4 आता है, तो x का मान हमारे पास आ जाएगा 2। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि x का मान 2 आ गया और y का मान 3 आ गया। हम इसकी जांच भी कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ देखेंगे तो x की जगह हम 2 रखेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4, y की जगह हम 3 रखेंगे 3 तिया हो जाएगा 9, तो यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 4, और 4 और 9 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि x की जगह लिखेंगे हम 2 तो 4 दूनी हो जाएगा 8, और y की जगह लिखेंगे हम 3 तो यहाँ हो जाएगा 5 तिया 15, और 15 और 8 को जोड़ेंगे तो 15 और 8 हो जाएगा आपका 23। इस प्रकार से हम इसकी जांच भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर जांच आप कर लेते हो एक बार तो इंश्योर हो जाते हो कि बस इसके बाद में अब इसको कुछ नहीं करना है और हमारा आंसर आ गया है। इसके नंबर हम जोड़ सकते हैं जब हम कैलकुलेशन करेंगे घर जाकर कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं। क्योंकि जांच नहीं होती है तो हमको पता नहीं होता कि हमारा कौन सा प्रश्न सही है और कौन सा प्रश्न गलत है। उसके बाद हम देखेंगे करनी वाला प्रश्न है और एक बटे वाला प्रश्न है। इन प्रश्नों को बहुत कम लोग हल करवाते हैं, लेकिन कभी कभी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न को हल करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे हम और देखेंगे कि इसको किस प्रकार से हल करेंगे। करनी 2, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से करनी 2x धन करनी 3y बराबर से है 0। अब हम देखेंगे कि x को हमको अकेला करना है, तो पहले हम लिखेंगे करनी 2x बराबर, बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण का करनी 3y, क्योंकि बराबर के उधर कोई भी संख्या जाती है या उधर से इधर आती है तो उसका चिन्ह बदलना पड़ता है। अब x को हमको अकेला करना है तो x बराबर हो जाएगा ऋण करनी 3y, और इनके बटे में लिखना पड़ेगा हमको करनी 2। इस प्रकार हमारे पास x का मान आ गया। इसको हम समीकरण 3 जो हम प्रत्येक सवाल में माना है वैसे हम मान लेते हैं। अब समीकरण 1 से हमने समीकरण 3 को बनाया है, तो अब हम इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे। इनको समीकरण दे देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो हम देखेंगे कि समीकरण 3 जो हमारा, समीकरण 2 जो हमारा है वो क्या है। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 से हमने देखा कि करनी 3x ऋण करनी 8y बराबर से आ गया 0। तो हम यहाँ लिखेंगे करनी 3 वैसा का वैसे ही, फिर बनाएंगे कोष्टक और कोष्टक में x का मान रख देंगे। तो हमने देखा कि x का मान जो है हमारे पास करनी 3y बटे करनी 2 है। फिर लिख देंगे हम जो हमारा करनी 8y दिया हुआ है उसको वैसा का वैसा। अब हमने देखा कि ऋण चिन्ह तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब आपस में अलग अलग चिन्हों का गुणा होता है तो ऋण की संख्या आती है। करनी 3 में करनी 3 का गुणा होगा तो करनी हट जाएगी, यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ बटे में करनी 2 दिया हुआ है। ऋण करनी 8y बराबर 0। अब हम देखेंगे कि इसको किस प्रकार से आगे हल करेंगे। तो ऋण 3y ऋण इस करनी 2 का इसमें भी गुणा करना पड़ेगा और 0 में भी गुणा कर देंगे, करनी 2 यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ आएगा 8 दूनी 16, साथ में y बराबर 0 करनी 2, हमने इसका गुणा ऊपर भी कर दिया। तो अब क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे ऋण 3y। अब 4 चौको 16 होता है तो यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा। आपने देखा होगा कि जब हम वर्गमूल पढ़ते हैं तो करनी के अंदर अगर 4 गुणा 4 लिखा हुआ आ जाए तो उसका जोड़ा बन जाता है और वहां से एक अंक बाहर आ जाता है। इस प्रकार यहाँ से 4 चौको 16 होता है तो 4 एक बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम देखा है कि 0 में किसी का भी गुणा कर दो वो 0 हो जाता है। अब हम देखेंगे कि ऋण 3y में ऋण 4y जुड़ेगा तो हो जाएगा ऋण का 7y, ये हो गया 0। अब y का जो मान निकालेंगे हम आएगा 0 बटे ऋण 7। अब y में किसी का भी गुणा कर दो या 0 में किसी का भी गुणा कर दो या किसी का भी भाग दे दो, उत्तर उसका 0 हो जाता है। अब हम देखेंगे कि y का मान हमारे पास 0 आ गया। समीकरण 3 से हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। हमने देखा समीकरण 3 से, समीकरण 3 में हमने y की जगह रख दिया 0। तो हम देखेंगे x बराबर ऋण करनी 3 गुणा 0 बटे करनी 2। अब क्या होता है कि इस पूरी संख्या में हम 0 का गुणा कर रहे हैं और क्या है, एक पापी पूरी नाव को डुबा देता है। इस प्रकार ये पूरा सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि x का मान भी 0 आ गया और y का मान भी 0 आ गया। हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं। यहाँ रखेंगे 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, y का मान रखेंगे 0 तो पूरा 0 हो जाएगा,
और जीरो में जीरो जुड़ेगा तो जीरो ही आएगा। इसका मतलब ये भी सही है, यहाँ भी जीरो हो गया, यहाँ भी जीरो हो गया, जीरो से जीरो घटाएंगे तब भी जीरो ही आएगा। इसका मतलब हमारा समीकरण, दोनों समीकरण संतुष्ट हो रहे हैं और हमने जो मान निकाले हैं वो एकदम सही है। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा विधान नहीं है, लेकिन ये है कि आपको इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार विधि अगर समझ में आ गई तो आप इसको आसानी से परीक्षा में हल कर पाएंगे। गणित ऐसा है, जिस प्रकार हम सिलाई सीखते हैं, एक बार में हम सिलाई मशीन सही नहीं चलती, एक बार में हम कपड़े नहीं बना देते, लेकिन जब बार बार हम बार बार उसका अभ्यास करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हम बातचीत करते करते भी कपड़े सिल लेते हैं। तो इसी प्रकार गणित का भी है कि जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये कोई मंगल ग्रह से आए हुए क्वेश्चन नहीं है, सब इसी पृथ्वी के क्वेश्चन है। और 10वीं के आप ही लेवल के बच्चे, आप ही जो पढ़ रहे हो, आपकी उम्र के सारे बच्चे कर रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको बहुत आसानी से आप परीक्षा में कर पाएंगे। एक प्रश्न और है जिसको मैं हल कर देता हूँ, उसके बाद फिर प्रतिस्थापन विधि हमारी पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। हम देखेंगे कि दिए गए दो समीकरणों को हम अभी एक और दो समीकरण नहीं मानते, पहले इन समीकरणों का बटे गायब करते हैं। तो हम देखेंगे कि समीकरण जो पहला दिया हुआ है इसका बटे हम किस प्रकार से गायब कर सकते हैं। तो 3 का गुणा हम इसमें x वाली संख्या में करते हैं, 3 गुणा, और 2 का गुणा y वाली संख्या में करते हैं और नीचे का नीचे गुणा करते हैं। तो देखेंगे 3 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 3 तिया हो जाएगा 9x, बीच में ऋण है ऋण लगा देंगे। 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 पंजे हो जाएगा 10y, और नीचे का गुणा हम नीचे कर देंगे, 2 तिया हो जाएगा 6, बराबर आएगा हमारा ऋण 2 जैसा है। इस समीकरण को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9x ऋण 10y, बराबर के उधर इस 6 का गुणा ऋण 2 में कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ऋण 12, और ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे तो 2 का गुणा x में होगा, ये हो जाएगा 2x, धन 3 का गुणा y में करेंगे तो हो जाएगा 3y, और बटे में हम देखेंगे 3 दूनी हो जाएगा हमारा 6, बराबर हमारे पास दिया हुआ है 13/6। अब हम इस समीकरण को ऐसा बनाएंगे, 2x, उसके बाद लिखेंगे धन 3y, बराबर देखेंगे 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है, इस 6 का ऊपर गुणा होगा, 6 6 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 13। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास दो समीकरण बन गए हैं। एक समीकरण है 9x ऋण 10y बराबर ऋण 12, उसके बाद में है 2x धन 3y और बराबर से है आपका 13। ये बन गया समीकरण नंबर 1 और ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों की जो कठिनाई थी, वो कठिनाई को हल करके मैंने आपके सामने समीकरण बना दिए हैं, और ये समीकरणों को आप जैसे पीछे हमने इन प्रश्नों को हल किया है, इन प्रश्नों को हल किया है, वैसे के वैसे ही आपको हल करना है। तो कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, आप इसको आराम से आसानी से हल कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो x का मान है वो x का मान आएगा 2, और जो y का मान है वो आएगा आपका 3। आप इसको हल कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखिए, फिर एक बार देखिए, 2-3 बार वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। आगे की वीडियो में हम और जानेंगे कि इसके इबारती प्रश्न हम किस प्रकार से करें, क्योंकि इन प्रश्नों के अथवा में इबारती प्रश्न भी आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ये लगता है कि इस चैनल से हमको जुड़ना चाहिए और हमको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, गणित समझ में आ रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई शुल्क नहीं है इसका, आपको फ्री ऑफ चार्ज सारे गणित आपको मिल रहे हैं। आप जुड़े रहिए, आपके साथ वीडियो हम शेयर करते रहेंगे।